रहे हैं, देखिए। यस, दिसंबर का महीना है और राजस्थान में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। जब सब लोग रज़ाई में बैठते हैं तब हम क्रेजी एक्सप्लोरर ने डिसाइड किया है कि हम लोग हिमालय की कुल्फी जमा देने वाली सर्दी में अगले 4-5 दिन तक ट्रैक के लिए जाएंगे, और वो भी -10 डिग्रीज में। नमस्कार, मेरा नाम सनी है और आप हमारे चैनल मॉडर्न मॉन्क पर देखने जा रहे हैं डोडीताल ट्रैक का वीडियो, जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ एक ऐसा प्राकृतिक सुंदरता का नमूना है जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम होता है, जहाँ हिमालय अपना सीना ताने खड़ा है। एक ऐसी ही जगह है डोडीताल दरवाटो, जो उत्तराकाशी से लगभग 90 किलोमीटर। उत्तराकाशी शहर का खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से ये नदी बह रही है और इसके ऊपर ये केबल ब्रिज बना हुआ है। हम लोग कोटा से ट्रेन लेकर देहरादून पहुँचे और देहरादून से हमारी एजेंसी ने पहले ही हमारे लिए हमें पिकअप करने के लिए साधन भेज रखा था। यहाँ पर आपको वैन या फिर जो बोलेरो गाड़ियाँ हैं वो एजेंसी की तरफ से पहले से ही आपको बुकिंग दी जाती है, जो आपका जो पैकेज है उसी के साथ इंक्लूड रहता है। उत्तराकाशी पहुँचने तक का रास्ता जो बीच का था वो हमारे लिए काफ़ी फैसिनेटिंग था। चारों तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची वादियाँ दिख रही थी। लेसर हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं इन पर बसे हुए लोगों के घर दिख रहे थे, और गंगा समेत भागीरथी व अन्य नदियाँ यहाँ से बहती हुई हम लोगों ने पहली बार अपने जीवन में देखी। ये काफ़ी फैसिनेटिंग नज़ारा था। दिन भर ट्रैवल करते हुए, रास्ते में फ़ोटोग्राफी करते हुए और चाय नाश्ता लेते हुए हम लोग शाम को 5 बजे के लगभग डोडीताल के अगोड़ा गांव में पहुंच चुके थे, और यहाँ पहुंचते ही हमें यहाँ के पहाड़ी लोगों की हार्डशिप देखने को मिली। सीधे और प्यारे दिखने वाले लोग जिनके साथ हम लोगों ने काफ़ी देर तक बातें की, आसपास के एरिया को देखा, और यहाँ जो हमारा 2 दिन के लिए स्टे होने वाला था, एक्लेमेटाइजेशन डे और दूसरा अगला दिन ट्रैकिंग के लिए था, उसी दौरान हमें यहाँ पर रुकना था। यहाँ पहुँचने के बाद दिन भर की थकान व सुस्ती यहाँ के पहाड़ी खाने ने दूर कर दी। अभी हम लोग थोड़ा शाम को टहलने निकले हैं। यहाँ के लोगों के जनजीवन को देखने के लिए मेरी इच्छा थी कि थोड़ी आउटिंग की जाए कैंप फायर करने के बाद। ये हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिला है और इसकी शानदार नक्काशी की हुई है, और ये हमारे गाइड साहब बता रहे हैं ये धान स्टोरेज करने का, ग्रेन स्टोरेज। देखो काफ़ी हैवी लोग, पहाड़ी लोगों के जीवन को करीब से समझने के लिए हम लोग इनके घरों में, इनके गलियों में और इनके मंदिरों में गए और इनके जीवन को करीब से समझा। काफ़ी देर घूमने के बाद हम लोग वापस लौटकर अपने रेस्ट हाउस में आकर सो गए। अगली सुबह हम लोग काफ़ी हेल्दी और टेस्टी नाश्ता करने के बाद ट्रैक के लिए तैयार थे। आज हमें लगभग, जैसा एजेंसी ने बताया, कि हमें 15 किलोमीटर चलना था। हमारे साथ गाइड थे दीवान भाई, जिनको काफ़ी एक्सपीडिशन का और वीडियोग्राफी का भी काफ़ी नॉलेज है। वो हमें गाइड करने वाले थे। रास्ते की हार्डल ये है कि हमें लगभग 3500 मीटर की अल्टीट्यूड पे जाना था, और रास्ते में हमें स्नोफॉल या जंगली खतरों का सामना करते हुए आगे निकलना था। अभी सुबह का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस है। काफ़ी तीखी ठंड हमें महसूस हो रही है, और हमें थर्मल और उसके ऊपर जैकेट पहनने के साथ नीचे ट्रैक पैंट पहनने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि आगे हमें काफ़ी देर तक सन में एक्सपोज होकर चलना है, तो उस समय पसीना काफ़ी होता है। रास्ते में आपको स्नोफॉल का सामना करना पड़ जाए तब आपको ये प्लान बदलना भी पड़ सकता है। आपको फ्लीस व जो भी आपके गर्म कपड़े हैं उनकी लेयर आपको लगभग 4-5 लेयर आपको चाहिए होती है। पहले दिन के ट्रैक में 3500 मीटर की ऊंचाई चढ़ते हुए हम लोगों को करीब 15 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। उसके अंदर हमें अगोड़ा विलेज से चलने के बाद मांझी, और मांझी के बाद जो पहला हमारा स्टे होगा वो डोडीताल लेक के पास बने हुए, जो हमारे लिए पहले से डिसाइड किए हुए एजेंसी के स्थान है, और जो जहाँ पर टेंट लगे हुए हैं वहाँ पर हमें रुकना है।
चलिए हमारे ग्रुप का परिचय हो जाए। सबसे आगे चल रहे हैं मुकेश जी शर्मा जो एक प्रिंसिपल है, उसके बाद है मोहन जी जिनका प्राइवेट बिजनेस है, वो अलवर से हैं। उसके बाद है वीके सर जो अलवर से हैं और ये कॉलेज लेक्चर। बाद है शक्ति के बाद हैं दिनेश भाई जो कॉलेज लेक्चरर हैं, रंजीत भाई वो भी कॉलेज लेक्चरर हैं। उसके बाद है सोनम जो बिहार से हैं, बैंकर हैं। उसके बाद है तेजपाल जो राजसमंद से हैं और वो भी एक लेक्चरर हैं। उसके बाद है हमारे गाइड साहब दीवान भाई जो उत्तराखंड से। क्या करूं, बहुत काम करने के पड़ते हैं, कहीं फोटोग्राफर कभी डीजे। यहाँ पे जहाँ दूर दूर तक कोई आगे ठिकाना नहीं है। एक बार गया This old guy with beautiful curry face serving us tea। पिस्तों का मजा लेते हुए अभी हम लोग पिस्ता खा रहे हैं, गरम गरम चाय का मजा लेते हुए। टीम सामने और ये कैप्टन साहब और ये हमारे गाइड साहब। और इस वीडियो को बना रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी। अब हम आग लेकर के गर्मा गर्म हो गए, लंच लेकर हम लोग रेडी हैं। आग से अपने अंदर गर्मी में डाल लिए। ये हमारा दादा भाई नरोज जी और ये सोनम भाई गुप्ता नहीं है बस, और ये रंजीत जी मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी जिप और ये वेलनेस वाले सबकी सेवा करने वाले। और ये क्रिसमस की स्नोफॉल। जमीन में बर्फ पर फिसल सकते हो। ये ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ यहाँ पे। ओह, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी टू be here and I'm enjoying this hardship with my Peppa Pig। सामने वहाँ पे चोटियों पर कोहरा दिख रहा है, आसमान की ऊंचाइयाँ भी है, चारों तरफ कोहरा भी है। बस यही चाहिए मुझे। मेरे साथी बर्फ पे चलने का मजा ले रहे हैं। राजस्थान से आने वाले गरीबों ने कभी बर्फ देखी नहीं है, हालांकि लू और आंधी जरूर देखी, तो हमारे लिए ये बहुत ही रोमांचकारी चीज है। आजा आजा। I'm loving this weather. I'm loving snowfall. I'm mad. I'm crazy. And this is my favorite thing.
खतरनाक वाली स्नोफॉल होनी शुरू हो चुकी है और पेप्पा पिग इज गोइंग मैड। याद रखेंगी ये यूनिवर्सल ग्रुप। देखो ये देखो ये देखो ये देखो स्नोफॉल का नजारा। क्या मौसम है, ये होता है तकदीर में तभी मिलता है। यहाँ से नीचे घाटी जो है वो लगभग 3 किलोमीटर है। और हम प्रकृति के सबसे अद्भुत नज़ारे के पास आ चुके हैं। यहाँ सामने 2 बड़ी घाटियाँ और बीच में उनके सूखे हुए घास के जो अवशेष है वो दिख रहे हैं। और ठीक सामने वहाँ पर इस पहाड़ी का कोई अंत नहीं दिख रहा है और ऊपर पेड़ जो कोहरे के अंदर समा चुके हैं। नीचे स्नोफॉल की वजह से जो पानी गर्म टेम्परेचर में बन जाता है उसका झरना चल रहा है। अरे वाह ये देखना भाई, फिसल सकते हो। क्या बात है, क्या बात है। एकदम अलग ही नजारा, अलग ही बात है। जो ऐसी क्रिस्टल जो देख पा रहे हैं, सारी को देख कर पागल हो रहे हैं। अद्भुत दृश्य। यही वो नदियों को बनने की रियल प्रोसेस है। जो बड़े ग्लेशियर हैं उनके नीचे से ऐसे ही पानी रिसता है टेम्परेचर बढ़ने से, और ऊपर की स्नो पड़ती रहती है। हाँ, नीचे वाटरफॉल, ऊपर स्नोफॉल। You can see the trees, the snowfall, the sky, and the water. There, the snow and chilled crystal water. And he's standing on frozen water. हेलो, जैसे जैसे हम लोग अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से हर जगह स्नो दिखने लगी है और टाइम भी काफ़ी हो गया है, लगभग 4 तो बज गए होंगे। हम 2 जन ही पीछे बचे हैं मौसम का आनंद लेने के लिए। हम लोग फोटोग्राफी वगैरह के चक्कर में पीछे रह गए। You're recording my melodious voice. This is not good. You should pay for this. Be careful. Right, that's it. Hold on. एक बार फिर बहुत तेज़ी से स्नोफॉल शुरू हो चुकी है और ये मेरे कंपेनियन के पीछे गिरी हुई स्नो चारों तरफ, ये मेरे ऊपर। पहले कोरा ही कोरा था, अब स्नो ही स्नो हो गई है। 20 किलोमीटर का ट्रैक हो गया हमारा सुबह से। खाना खाने के बाद एक बार रिफ्रेश हो गए थे, वापस एनर्जी गेन कर ली थी शरीर ने, पर वापस बैटरी डाउन हो रही है।
से पहुंचे हैं। ये है भैरव मंदिर और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3800 मीटर है, लगभग 3 किलोमीटर। और ये इधर मंदिर है और ये मेरे साथियों की हालत सोनल जी के सब तरफ बहुत जंगली है। मस्त हो गई है, फ्रूटफुल लाइफ हो गई है। दनादन मस्त कलंदर, मौसम में कुछ ज़्यादा ही मजा आ रहा है। ये देखिए, यस। अब हमारा एडवेंचर डर में बदलने लगा। लगातार चलने व लंबे समय तक स्नोफॉल में रहने से हमारी जैकेट्स गीली होनी शुरू हो चुकी थी। मैं पहले से ही कोल्ड और फीवर से परेशान था। मुझे लगातार चलने और थकान की वजह से तेज़ बुखार हो गई। हम लोग रास्ते में चट्टानों और पहाड़ियों की ओट्स में रहते हुए स्नोफॉल से बच रहे थे और हमारी कैंप साइट का भी कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। बर्फीली हवा मौत की तरह पसर कर चारों तरफ सफ़ेद चादर ओढ़ रही थी। फिर लगातार चलने के बाद हमें अचानक कैंप साइट दिखी और हमारी खुशी वापस अब 7वें आसमान पर थी। टेंट आधे बर्फ में दब चुके थे। इन टेंट्स में रुकना मतलब रात को बर्फ में दफन होने के बराबरी था। हालांकि इनकी प्रोटेक्शन अच्छी होती है स्नोफॉल और पानी में, परंतु फिर भी इस तीखी सर्दी के अंदर सभी तरह की प्रोटेक्शन फेल होने वाली थी। पर वन विभाग की तरफ से बना हुआ लकड़ी का बहुत ही गर्म रेस्ट हाउस हमें मिल गया और वापस हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अभी मैं रेस्ट हाउस के अंदर हूँ। ये वन विभाग की तरफ से है, उत्तराखंड वन विभाग की तरफ से। और यहाँ पर बाहर का टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री माइनस में है। सब कुछ इतना ज़्यादा ठंडा रहता है। वाटर फैसिलिटीज़ वगैरह सब बंद है। दिन के लगभग 20 किलोमीटर के ट्रैक करने की वजह से और ठंडी हवाओं की वजह से मैं पहले से ही बीमार था, जुकाम था मेरे। अब मुझे वापस बुखार हो रही है और कल मुझे ट्रैक पर जाना है, वो भी -5-6 डिग्री और लगभग 5000 मीटर के आसपास की चढ़ाई भी करनी है। दिस इज़ क्वाइट चैलेंजिंग थिंग फॉर मी एंड आई एम लिटरली हैप। क्या कर सकते हैं, अभी बुखार हो रही है मुझे। आज का दिन हमारे ट्रैक का तीसरा दिन है। सुबह के 8 बजे हैं। हम लोगों ने हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके नाश्ता कर लिया है और हम लोग आसपास की जगहों को में घूम चुके हैं। यहाँ आसपास एक डोडी ताल नाम से प्रसिद्ध झील है, जिसके बारे में यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं ये गणेश जी की जन्मस्थली है और यहाँ पर गणेश जी का मंदिर भी बना हुआ है। और आसपास के जो लकड़ियों के बने हुए रेस्ट हाउस और टेंट्स और नेचुरल प्लेसेस हैं, उनके ऊपर हम लोग घूम चुके हैं और ट्रैक के लिए हम लोग रेडी हैं। ट्रैक के लिए हम लोगों ने 5 लेयर्स में अपने सर्दी से बचने के लिए कपड़े पहने हैं। इनके अंदर वाटरप्रूफ शूज़ और हमारे वाटरप्रूफ जैकेट्स और गेटोर और आइस एक्स वगैरह हमने ले ली है। दरवा टॉप का आज का ये हमारा ट्रैक काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है। हमें लगभग 1500 मीटर की अल्टीट्यूड चढ़नी है और उसके साथ लगभग 5 से 7 किलोमीटर के बीच की दूरी को ट्रैक करना है। आज की हमारी चढ़ाई ग्रेटर हिमालय, जो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणियों में से आते हैं, उनमें हमें ट्रैक करना है। यहाँ ट्रैक करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है क्योंकि सर्दियों में और स्पेशली दिसंबर के इस समय यहाँ पर बर्फीले तूफानों का सामना हमें करना पड़ सकता है। पली पली मिल गई टांग। ये पैरों के नीचे से पानी जा रहा है। ये नेवर नो कि कब नीचे की आइस ब्रेक हो जाए और आपका ठंडे पानी में डेडली स्नान हो जाए।
अब हमें हमारी मंजिल सामने दिख रही थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचकर हमें यहाँ का नज़ारा देखकर बहुत ही रोमांचित महसूस हो रहा था। हम समिट से केवल 1 किलोमीटर दूर थे, पर यहाँ की चढ़ाई बहुत ही सीधी और खड़ी थी। ये हमारे स्ट्रेंथ को चैलेंज कर रही थी। बर्फ़ की सख्त परत पर चलना भी हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। बार बार हमारे पैर फिसल रहे थे। हम एक्सप्लोरर साथी मौसम ख़राब होने से पहले समिट पर पहुँचना चाह रहे थे, पर अभी रास्ते में 200 मीटर दूर हमारे दो साथियों ने हिम्मत छोड़ दी और हाई अल्टीट्यूड के कारण उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी हमारे गाइड ने उन्हें रुकने के लिए कहा और इसके साथ ही हमारा रियल एडवेंचर शुरू हो गया। अब चारों तरफ से तेज़ बर्फीली हवाएं आनी शुरू हो गई और जो सब कुछ पहले चमकदार और दूर दूर तक हमें दिख रहा था, अब कुछ ही मिनटों में विजिबिलिटी ख़त्म हो गई और हमारे पैर अब 2-2 फीट बर्फ़ में चल रहे थे। हमें एग्जैक्ट हमारे ट्रैक लाइन का भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था। गाइड ने हमें जैसे तैसे करके मंजिल तक पहुंचाया। यहाँ पहुंचते ही हमने सुकून की सांस ली और खुद को सिकंदर की तरह विश्व विजेता मान लिया। समिट पूरा करने में कामयाब हुए। तेज़ हवाओं के कारण हमें हमारे गाइड दीवान भाई ने जल्दी वापस चलने के निर्देश दिए और आगे स्नोफॉल होने की वजह से पूरे रास्ते पर हमें परेशानी हो सकती थी, इसलिए हम लोगों ने जल्दी से नीचे उतरना शुरू किया। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली घाटियों को नापते हुए हम लोग डोडीताल कैंप साइट पर शाम को 5 बजे पहुंचे। रास्ते में स्नोफॉल शुरू होने से हमें खुद को बचाना था। चढ़ाई करते समय हमें 80% ताकत और 20% बैलेंस रखना पड़ता है, वहीं उतरते समय 80% बैलेंस और 20% ताकत लगती है। हम लोग सकुशल वापस कैंप साइट पहुंच चुके थे। डोडीताल दरवा टॉप को स्केल करने की थकान व हिमालय की चोटी पर पहुंचने की खुशी के साथ हम लोग कैंप साइट आकर हम सभी लोगों ने एक साथ बैठकर शाम का डिनर किया और सो गए। 14 अगली सुबह हम लोग आसपास की जगहों पर एक बार फिर एक्सप्लोर करके हम लोग लगभग 9:30-10 बजे के आसपास डोडीताल लेक कैंप साइट से वापस अगोड़ा विलेज के लिए रवाना हुए। वाइफ के लिए इस सुंदर से लोकेशन के लिए उनको याद करते हुए चंद 2 लाइनें मैं गुनगुनाना चाहता हूँ सभी की तरफ से तो खुदा के लिए साध करके ना गम दो खुदा के लिए साध करके कोई जी रहा है तुम्हें याद करके न मेरे बने हो न मेरे बने हो न मेरे बनोगे बहुत देख ली हमने। वाह यार, ये हट्स कितनी हार्ड टफ और शानदार लाइफ है। दिखने में मुझे तो काफ़ी रोमांचकार लग रही है, परंतु 2 दिन के अनुभव से मैं यही कह सकता हूँ रोमांच है नहीं इतना। काफ़ी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है आपको। ये टेंट, ये झोंपड़ियाँ देखकर हमें ऐसा लगता होगा कि वाह मैं भी करता हूँ, मुझे भी अगली बार आना है। परंतु यकीन मानिए आपका ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ हिल जाता है, सब कुछ जम जाता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर सब जमा होने के कारण आप धो भी नहीं सकते। इसी बात पे ठोकर ताली।
और ये यहाँ के गाइड। सो आई एम हियर टू गिविंग यू ए क्लोजर लुक टू देयर समर हाउस। और इन्होंने ये छोटा सा गेट, इसको पत्थर वगैरह लगा के बंद कर रखा है। और जब ये लोग नीचे से लौटेंगे तब वापस उनका ये एकोमोडेशन बन जाएगा। और यहीं पर वो अपने पशुओं को रखते हैं। और कई जगह जैसे गारों से इसको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रखा है। इसमें सब तरह के अनाज वगैरह वो स्टोर भी रखते हैं जब वो लो एल्टीट्यूड के ऊपर रहने के लिए जाते हैं। My kind of cat. ये लाइकेंस हैं और लाइकेंस इस तरह के प्लांट हैं। ये एक्चुअली कोई इंडिविजुअल प्लांट नहीं है, ये शैवाल एंड एल्गी दोनों का एक सिम्बायोसिस है। दोनों तरह की चीज़ें एक साथ मिलती हैं, इनमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इन्हें सेपरेट कर दिया जाए तो ये मर जाएंगे, और दोनों एक साथ हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करके ये सर्वाइव कर जाते हैं। और सर्वाइबिलिटी ये है, ये जो सनी आप ये देख रहे हैं, ये रियोडोडेंड्रॉन है। और रियोडोडेंड्रॉन इसके जो फ्लावर्स हैं 2-3 वैरायटी हैं। इसमें जो रेड कलर का जो फ्लावर होता है वो उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है। अच्छा। हाँ, बहुत यूनिक है। इसके जो फ्लावर का जो जूस बनता है, ये हाइपरटेंशन में और बॉडी को कूल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इस एरिया से सेल होता है। बहुत ज़्यादा डिमांड है। समर में तो अक्सर लोग यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं। ये फर्न भी काफी चमकीली और सुंदर दिख रही है। ये फर्न, इसके पत्ते की जो टेल्स है वो थोड़ी ये फर्न टाइडियम है। नुकीली। इनिशियल स्टेज में ऐसा लग रहा है आपको, थोड़ा बड़ा होगा तो ऐसा लगेगा। Here you can see in front of me vegetation which is called by the native people आमल। और ये आंवले की तरह ही काफ़ी खट्टा है, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा खट्टा है। और ज़्यादा खाने से आपकी जीभ भी फट सकती है। और हमारे जो कैप्टन साहब हैं वो एक्सपर्ट है टेकिंग फ्लाइंग एरो इनटू बटक में, तो वो उतर चुके हैं। और ये हमें आज आंवले खिला रहे हैं। एज यू कैन सी हियर इन माई वीडियो, छोटे छोटे, काफ़ी मज़ेदार टेस्ट है वैसे इनका। लो पकड़ो। शानदार पैटर्न का है ना। ये हर्डल्स आ गई है यहाँ पे ट्रैक में। 7-8 किलोमीटर जल्दी से उसे नहीं लगी कि बर्फ गिर जाए फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। वो दीवार भैया कह रहे थे कि विदिन 1 आवर उस बात को ही हो गया बीच में कि बर्फ गिरेगी। यहाँ पर बरसात में लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से बार बार पेड़ गिरते रहते हैं। उस वजह से जो ट्रैक डेवलप किया गया है वो बार बार खराब होता जाता है। ये पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन का एकमात्र साधन खच्चर बोलते हैं जिनको। और यहाँ पर येलो कलर में मेरी बैग लटकी हुई है सबसे नीचे। हाँ हाँ, ये हमारा ही सामान है जो एजेंसी मैनेज करती है कैंपिंग साइट तक पहुंचाने का।
सिलेक्शन हमारा। एक बार फिर हम लोग सनलाइट में एक्सपोज होते हुए, काफी खतरनाक और चिलचिलाती धूप होती है, इससे प्रोटेक्शन आपको। हम लोग लगभग 2-2,500 मीटर की चढ़ाई से उतरते हुए यहाँ गांव तक आ पहुँचे हैं। और ये वही बीच के आवास है इन लोगों के, जहाँ पर ये लोग जब सर्दियाँ पड़ती है तब अपना रेजिडेंस बनाते हैं। ये देखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देख से उतरना ये पहाड़ी लोगों की बस की बात है। ये बेसिकली यही इन लोगों की आपस में एक दूसरे के घर पे जाने के रास्ते हैं, और इन्हीं रास्तों पर ये सारे काम करते हैं और अपनी खेती बाड़ी, इतना सारा ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। सोच के देखिए इन लोगों की लाइफ कितनी टफ है और ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। पूरे रास्ते लगातार चलते रहने के बाद भी हमें अगुड़ा बेस कैंप पहुंचने में शाम को अंधेरा हो गया, और शाम को अगुड़ा विलेज जाकर हमने रेस्ट किया। हमारे ट्रैक के छठे दिन हमने राजेश भाई की टीम और भारत होम स्टे जिस एजेंसी के साथ हम लोग ट्रैक कर रहे थे, उनको सभी को गुड बाय बोला। आप सभी से एक मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप हिमालय या कहीं भी किसी भी जगह घूमने जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों का, वहाँ के कल्चर का सम्मान कीजिए। किसी प्रकार की वेस्ट का या प्लास्टिक या बोतल्स का को वहाँ पर मत डालें, वहाँ पर उनको डंप नहीं करें। मेरे फ़ोन में स्नो गिरने से वीडियो क्लिप्स जो है बहुत सारी ट्रांसफ़र करते समय करप्ट हो गई। इस ट्रैक के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।